Hello future CS, this is CS per single this side and I welcome you to day 11 of killing your fear of assessment procedure। तो इस लेक्चर में हम ब्लॉक असेसमेंट को कवर करेंगे जो कि आता है सेक्शन 158B से लेके 158B आई तक। ओके, अब आप देखो यहाँ पे ब्लॉक असेसमेंट क्या है। ये ब्लॉक असेसमेंट मैंने आपको पहले बताया था, रेड होती है, उसमें आप एसेट्स देखते हो, है ना, इनकम मिलती है, इनकम जो मिलती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसके बाद वो टैक्स रिकवरी के लिए अपना 132B का प्रोसीजर था। ठीक है, ये मैंने बताया था बेच के खा जाने वाले का। अब ये जो टैक्स लग रहा है, क्या परसेंटेज लगेगा, कैसे असेसमेंट होएगा, क्या उस असेसमेंट का प्रोसीजर है पूरा का पूरा, वो रेड के बाद अगर होता है ना, तो वो रेड के बाद अगर असेसमेंट होता है तो थोड़ा डिफरेंट वे होता है, उसको बोलते हैं हम ब्लॉक असेसमेंट। अब रेड के बाद हो रहा है तो एक बात बहुत कंसेप्चुअल चीज समझना, रेड कब होती है? रेड होती है जब रीजन टू बिलीव होता है, पता नहीं है कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम एसेट पक्का पक्का है या नहीं है, रीजन टू बिलीव होता है, यानी कि 90% चांसेस है, 80% चांसेस है कि हाँ रेड होएगी, तो इनकम कुछ ना कुछ डिस्क्लोज करी मिलेगी, मतलब अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलेगी जो कि जिसके ऊपर टैक्स लग सकता है। अब ये जो रीजन टू बिलीव है इसके ऊपर रेड तो हो जाती है, रेड के लिए अप्रूवल दे देते हैं अपने 8 बड़े बड़े लोग, मैंने बताया था। अब ये रेड के ऊपर जब अप्रूवल दे देते हैं तो रेड हो जाएगी, उसके बाद कुछ एविडेंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी जो एविडेंस मिलेंगे इस पे टैक्स लगाना है, टैक्स लगाने के लिए ब्लॉक असेसमेंट शुरू करना होगा। अब ये जो टैक्स लगाना है, क्या वो असेसमेंट शुरू कर दें? क्या ये एविडेंसेस इनफ हैं? क्या ये एविडेंसेस ओके हैं कुछ टैक्स की असेसमेंट करने के लिए? तो ये देखने के लिए, वो अप्रूव करवाने के लिए कौन है यहाँ पे अप्रूव करने? सबसे बड़े बड़े एओ। सबसे बड़े बड़े एओ कौन है? अब देखो ये लोग नहीं करेंगे यार, इनका काम था रेड करवाने वगैरह का। अब एविडेंस आ गया है, असेसमेंट तो एओ ही करेगा। एओ में सबसे बड़े कौन है? एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर। ये जो है ये अप्रूव कर सकते हैं कि यस स्टार्ट दी ब्लॉक असेसमेंट, है ना, स्टार्ट करवाएंगे। स्टार्ट करने का पूरा प्रोसीजर अभी नीचे शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक चीज देख लो, स्टार्ट भी ये करवाएंगे, एंड भी ये करवाएंगे। एंड कैसे करवाएंगे? या देखो, अब असेसमेंट कोई स्टार्ट होएगा, एक असेसमेंट होएगा, तो वो एंड कब होएगा? जब उसका डिमांड ऑर्डर चले जाएगा, ऑर्डर चले जाएगा, उसके बाद टैक्स रिकवरी हो जाएगी। तो डिमांड ऑर्डर तो जाना ही पड़ेगा ना, तो जब वो डिमांड ऑर्डर चले जाएगा तब वो एंड हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, असेसमेंट शुरू होने से एंड कब होएगा? जब डिमांड ऑर्डर जाएगा। लेकिन डिमांड ऑर्डर के लिए भी एक चीज बोली गई है कि यार वो ऑर्डर ना अप्रूव करेंगे। जैसे पहले इन्होंने अप्रूव किया कि ठीक है एविडेंसेस सही हैं, हमें लग रहा है असेसमेंट कर दो, अब बिल्कुल इनफ एविडेंसेस हैं, तो ये जब स्टार्ट करवा रहे हैं तो एंड में भी ये कहेंगे कि हमें जो लग रहा था जैसा असेसमेंट होएगा, तो क्या तुमने वैसा ही किया है? क्या तुमने डिमांड ऑर्डर सही बनाया है? तो फिर भी डिमांड ऑर्डर भेजने से पहले एक बार अप्रूवल इन चारों बड़े बड़े एओस का तो लेना ही पड़ेगा। मतलब चारों का नहीं, लेकिन चारों में से किसी एक का होता है एज द केस में भी, है ना, जो भी अलॉटेड होगा, चारों में से किसी एक का तो अप्रूवल लेना ही होगा। इसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे कि जब ये डिमांड ऑर्डर देना होगा तो कौन दे सकता है? इन चारों का अप्रूवल तो लेना है। तो इन चारों के नीचे वाले जो चार लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर, जो इन चारों के नीचे के चार लोग हैं वही वो ऑर्डर पास कर सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है कि इनके नीचे के जो अपने इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह हैं उनको भी बोला जाए। ठीक है, तो ये चार लोग ही पास कर सकते हैं। अब ठीक है, चलो हो गई ये तो बात पूरे प्रोसेस की। वैसे अब बात आती है कैलकुलेशंस की और कैसे असेसमेंट किया जाएगा। असेसमेंट जब शुरू करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक असेसमेंट शुरू करने के लिए सबसे पहले मौका दिया जाएगा एसएससी को ही। एसएससी से कहेंगे ए एसएससी, हम तुम्हारे रेड करने आए थे, है ना, तो हमें बहुत सारी चीजें मिली गई हैं ऑलरेडी, हमारे पास तुम्हारी बहुत इंफॉर्मेशन आ गई है, तो एक काम करो, अब उसको हम कैलकुलेट करें, तो हमें मेहनत, हमारी मेहनत बचवा लो, एक काम करो तुम ही रिटर्न भेज दो। एसएससी कहेगा मेरा क्या फायदा इसमें, मैं खुद रिटर्न भरूं, भाई अब तुम ले गए हो तो कर दो ऐसा, तुम तो परसेंटेज और टैक्स वगैरह जो भी लगाने वो लगाओगे लगाओगे, मेरा क्या फायदा रिटर्न भरने का, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों सीए को पैसा दूं रिटर्न भरने के लिए। तो फिर वो कहेंगे चलो अगर तुम डिस्क्लोज कर दोगे ना, अगर तुम डिस्क्लोज कर दोगे, हमारी कैलकुलेशन की मेहनत बचा लोगे, तुम खुद डिस्क्लोज करके टैक्स पे कर दोगे, तो तुम्हारे ऊपर हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम तुम्हारे ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएंगे। तो एसएससी पूछेगा तो कहता है मेरी ऊपर पेनल्टी लगाओ ये, तो फिर वो क्या करता है, देखो नोटिस जाता है एसएससी के पास, एसएससी से बोला जाता है आईटीआर बी, बी से याद रखना ब्लॉक असेसमेंट हो रहा है, ब्लॉक पीरियड के लिए हो रहा है, तो इसलिए बी है यहाँ पे। आईटीआर बी फाइल करने के लिए बोला जाता है, उससे बोलते हैं कि यस रिटर्न फाइल करो अनडिस्क्लोज्ड इनकम की, जो भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, जो आपने ऑलरेडी डिस्क्लोज करी हुई है पुरानी रिटर्न्स में ही, हमने असेसमेंट में उसे खोज ली है, ऑलरेडी हमें पता है उसके ऊपर टैक्स आ चुका है, तो फिर वो अनडिस्क्लोज नहीं बचती है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम की ब्लॉक पीरियड के लिए जो भी है आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अभी ब्लॉक पीरियड क्या है? ब्लॉक पीरियड होता है, क्या है ब्लॉक पीरियड? कोई 1 साल, 2 साल, मतलब लास्ट ईयर की कितने साल की इनकम रिटर्न फाइल करनी है? लास्ट 6 इयर्स की रिटर्न फाइल करनी है, 6 इयर्स की, ठीक है? लास्ट 6 इयर्स की रिटर्न फाइल करोगे, और पिछले 6 साल की तो करोगे करोगे, और करंट ईयर भी, जिस साल रेड हुई है उस साल के ईयर की भी, जब तक सर्च चल रही थी, यानी कि लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन तक, 1 अप्रैल से लेके लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन तक, फिर भी लोग की भी डेट इंक्लूड करोगे। ऐसी नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल देखते हैं। रेड हुई है
10/6/2025 को हुई है और 18/6/2025 को खत्म हुई, 8 दिन की रेट चली, ठीक है। अब ये जो रेट चली है ना, इसका ब्लॉक पीरियड क्या होगा? देखो 1 अप्रैल से, तो मैंने बताया 1 अप्रैल 2025 से लेके 18 जून 2025 तक, ये तो अपना ब्लॉक पीरियड में आएगा ही आएगा, ठीक है। इससे पहले के 6 साल, 6 साल कैसे? अब पता कैसे लिखता हूँ मैं? बहुत ईज़ी तरीका होता है। जैसे 24, ये 25-26 है, तो 24-25 लिखूँगा, इसके ऊपर के ऐसे एक-एक माइनस करके नंबर लिख दूँगा। डायरेक्ट पूरे-पूरे ईयर लिखना में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक-एक नंबर लिख दूँगा। जैसे 24 में से -1 23, -1 22, -1 21, -1 20, -1 19, और ये 6 हो गए, उसके बाद तो 20, 21, 22, 23, 24, ये सिंपल लिख देना है, तो अपने ये पीरियड बन जाते हैं, है ना? ये ब्लॉक पीरियड बन जाएगा। अब एक चीज़ समझो, ये तो ब्लॉक पीरियड बन गया, है ना? अब इसमें ठीक है, मैं बाकी चीज़ें आगे दे दूँ। अब ये जो ब्लॉक पीरियड हो गया, ब्लॉक पीरियड समझ में आ गया, 6 साल पिछले और इस साल का। अब इस केस में क्या बोलता है कि यहाँ पे कब तक भरनी है रिटर्न? हाँ? रिटर्न क्या भरने के लिए बहुत दिन दे दी? नहीं, रिटर्न देने के लिए टाइम स्पेसिफाई करेगा उसी नोटिस में, और ये टाइम कितना हो सकता है? ये टाइम मैक्स टू मैक्स 60 डेज़ का हो सकता है। 60 डेज़ से ज़्यादा वो अलॉट नहीं कर सकता। वो नहीं कह सकता ऐसे कि 60 डेज़ से ज़्यादा में भर, बट 60 डेज़ का भी एक्सटेंशन मिल सकता है, मैक्स 30 डेज़ का, और यानी कि टोटल 90 डेज़ भी मिल सकते हैं। बट कैसे? वो 60 डेज़ का एक्सटेंशन कैसे मिलेगा? वो क्यों मिलेगा? उसका रीज़न समझो। कैसे मिलेगा? तो सिंपल है यार, एसएससी अप्लाई करेगा, एओ को एप्लीकेशन लिखेगा कि एक्सटेंशन चाहिए, पर रीजन क्या दे सकता है? रीजनेबल कॉज दे देगा, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे ये हो गया वो गया। नहीं, यहाँ पे कोई रीजन नहीं माना जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन माना जाएगा, और वो ये रीजन है। क्या रीजन है? कि भाई तुम्हारी जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न थी, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न की थी पिछले साल की, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर की, वो एक्सपायर नहीं हुई थी। जैसे कि इस केस में भी देखो, जो प्रीवियस ईयर 24-25 होगा, उसकी रिटर्न की डेट कब है? उसकी रिटर्न की डेट कंपनी के केस में 31/10/2025 आएगी, और ये तो 18/6/2025 को रेडी खत्म कर गए, तो अभी तो बहुत टाइम बच रहा है ना? अभी तो 3 महीने करीब तो कम से कम है ही रिटर्न फाइलिंग डेट में, तो मैंने इसलिए एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं करी, है ना? जब लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी, अगर रिटर्न फाइल नहीं करी तो तुम कह दोगे कि यार ये तो रिटर्न फाइल नहीं करी, वो कहोगे, फिर तुम कह दोगे कि रिटर्न फाइल नहीं करी तो तुमने डिस्क्लोज नहीं करा, और डिस्क्लोज नहीं करा तो अनडिस्क्लोज है तो हायर रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तो फिर वो कहता है कि सुनो, पिछले साल की रिटर्न की ना ड्यू डेट नहीं गई थी, इसलिए मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी, और मेरे पे ऑडिट भी एप्लीकेबल है, तो मैंने ऑडिट कराया भी नहीं। जब अभी तो टाइम है तो इसलिए ऑडिट नहीं कराया, तो यार मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, 60 डेज में नहीं हो पाएगा, आप मेरे को प्लीज 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 कुछ और दिन भी दे दो, मेरे को ऑडिट तो करवा लूं, रिक्वेस्ट करेगा राइटिंग में, एप्लीकेशन करेगा रिटर्न में। ये रीजन जब भी होंगे, तो उस केस में उसको 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। इसके बाद एक चीज मैं बता रहा था यहाँ पे, कि ये जो पीरियड है, करंट ईयर का पीरियड है। अब देखो, जैसे पिछले साल की रिटर्न नहीं भरी, तो अगर पिछले साल की जो रिटर्न नहीं भरी है, उसको भरने के लिए भी टाइम दिया गया है। तो एक चीज़ बताओ, करंट ईयर की रिटर्न थोड़ी ना भर देगा वो। पिछले साल की रिटर्न का टाइम दे दिया गया, रिटर्न भर देगा, उसके बाद ये वाली रिटर्न भर देगा। जब ये रिटर्न भर देगा तो उसमें ये इस रिटर्न की डिस्क्लोज्ड इनकम को भी जो होनी चाहिए, वो डिस्क्लोज़ नहीं मानी जाएगी, उसे अनडिस्क्लोज़ में कन्फ्यूज़ नहीं किया जाएगा, है ना? लेकिन करंट ईयर की तो रिटर्न भर ही नहीं सकता ना, अभी तो टाइम ही नहीं है। तो करंट ईयर की जब रिटर्न ही नहीं भरेगा, तो इसकी क्या करंट ईयर की सारी इनकम डिस्क्लोज मानी जाएगी? नहीं, यहाँ पे बोलता है एक्सक्लूड की जाएगी वो रिकॉर्डेड इनकम, जो भी रिकॉर्डेड इनकम होगी बुक्स में, वो एक्सक्लूड कर दी जाएगी, क्योंकि माना जाएगा कि रिकॉर्डेड इनकम अगर तुम बुक्स में दिखा रहे हो, तो ऑब्वियसली रिटर्न में दिखाओगे, उस पर टैक्स दोगे, तो इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड एक चीज और एक्सक्लूड कर दी जाएगी करंट ईयर के लिए ना, अगर आपके टीपी में ट्रांजेक्शन होती है, अगर आपने टीपी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, या फिर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, बस 1 मिनट दे दो, सुन लो, और उसके बाद छोड़ देना, बाद में समझ में आ जाएगा। टीपी में जैसे एडिशंस होते हैं आपके, जो टीपी में एडिशन होता है किसी भी इंटरनेशनल टैक्स ट्रांजैक्शन या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की वजह से, वो करंट ईयर में भी होने एडिशन, तो वो तो आपकी रिकॉर्डिंग इनकम में भी नहीं है। अब रिकॉर्डेड इनकम में नहीं है, तो क्या उस एडिशन को हम अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान लेंगे? नहीं। अगर कोई ऐसे एडिशन चाहिए थे और करंट ईयर के ही हैं, तो फिर उसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इन दो चीजों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब एक चीज देखो, हो सकता है ना पिछले साल के जो ये सारे के सारे पीरियड्स चल रहे हैं, लास्ट ईयर 6 साल हैं, तो इन 6 साल में से हो सकता है किसी का कोई असेसमेंट चल रहा हो, किसी के लिए कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, किसी के लिए कोई रेफरेंस टू टीपीओ दे रखा हो, तो असेसमेंट प्रोसीडिंग या फिर कोई रेफरेंस कर रखा है टीपीओ को, टीपीओ यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को, ये सब चीजें पेंडिंग है, खत्म हो गई तो अलग बात है। देखो, अगर आपका असेसमेंट फिनिश हो चुका है, मान लो 19-20 का असेसमेंट फिनिश ही हो चुका है, उसके लिए उसमें आपकी इनकम बढ़ा दी गई, उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया और टैक्स ले लिया गया, तो वो जो इनकम बढ़ा दी गई, वो सारी की सारी इनकम आपकी डिस्क्लोज्ड मान ली जाएगी, वो अनडिस्क्लोज्ड में आएगी भी नहीं, है ना? वो डिस्क्लोज मान ली जाएगी। तो बोलता है जो भी असेसमेंट वगैरह पेंडिंग है, जिसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या मानोगे उसका, डिस्क्लोज या अनडिस्क्लोज? वो कहता है कुछ नहीं मानेंगे, बाहर में जाओ। हम क्या कहेंगे, ये जो पेंडिंग है ना, इसे ही बंद कर दो, असेसमेंट की जरूरत ही क्या है जब हम अब कर ही रहे हैं ब्लॉक असेसमेंट। तो फिर वो कहते हैं ये अबेट कर दो, खत्म कर दो। और लेकिन इन केस मान लो रद्द कर दिया, अबेट कर दिया, लेकिन अगर 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 किसी भी वजह से असेसमेंट प्रोसीडिंग वगैरह
को अबेट करने के बाद जो रेड करी गई थी उसी को एनल कर दिया, यानी कि हाई कोर्ट के पास मान लो ऑर्डर मतलब अपील की कि यार ये तो रेड बहुत गलत हुई है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, रेड होनी ही नहीं चाहिए थी। तो फिर वो हाई कोर्ट ने माना कि हाँ हाँ ठीक है रेड गलत हुई है, तो रेड अनेल कर दी गई। तो ये जो अबेट हुए हैं इनका क्या अबेट रहेंगे, रद्द हो जाएंगे? नहीं, ये रिवाइव हो जाएंगे। ये सारे जो भी अबेट हुए थे ये रिवाइव हो जाएंगे और फिर इनके अंडर रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही जैसा असेसमेंट चल रहा था वैसे ही चलेगा। अब एक चीज बताओ, मान लो ये जैसे अबेट हो गए। अच्छा एक चीज अबेटमेंट के ऊपर ही एक और है, क्या बोलता है ड्यूरिंग सर्च। अब मान लो ये तो जो चल रहे थे पेंडिंग थे वो बोले गए, इन्होंने बोला ड्यूरिंग सर्च इस पीरियड में जब ये रेड हो रही है इन 8 दिन में भी मान लो कोई नोटिस आ गया, कोई नोटिस आ गया कि हम तो तुम्हारा 24-25 का ही कुछ कर रहे हैं, 23-24 का कुछ भी असेसमेंट वगैरह के लिए नोटिस आ गया। अगर वो नोटिस आ जाता है ड्यूरिंग सर्च आ जाता है तो फिर वो कोई भी अदर असेसमेंट या रेफरेंस टू टीपीओ के लिए आएगा। तो जिस दिन भी नोटिस आएगा और वो ब्लॉक पीरियड के को इंक्लूड कर रहा होगा नोटिस, तो वो नोटिस जिस दिन आया उसी दिन अबेट, जिस दिन आया नोटिस आते ही रद्द, आते ही रद्द। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पेंडिंग नहीं था ना पहले से, तो यहाँ पे तो रद्द हुआ नहीं इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने नया प्रोविजन डाला, एक अलग प्रोविजन डाला, उन्होंने कहा ड्यूरिंग सर्च वाले केस में तो नोटिस आते ही रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर इस केस में भी रेड एनल कर दी जाती है, रेड को भी रद्द कर दिया जाता है, तो फिर ये नोटिस रिवाइव कर जाएगा और ये असेसमेंट और रेफरेंस वगैरह जो भी होंगे वो भी रिवाइव कर जाएंगे, वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक नोट है, मेरा ही नोट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कभी आगे कंफ्यूज करने के लिए कि यहाँ पे देखोगे आप असेसमेंट प्रोसीडिंग रेफरेंस वगैरह ये चीजें अबेट कर रहे हैं। तो रेड के केस में ना आपका जो अपील रिवीजन चल रहा होगा वो अबेट नहीं होगा। अब एक चीज मान लो कि कोई अपील चल रहा है, अपील करा है असेसी ने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। अब डिपार्टमेंट को पता है कि यार वो तो हार जाएगा, हार जाएगा तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, टैक्स कम हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा तो टैक्स वापस करना पड़ेगा, रिफंड देना पड़ जाएगा। तो ये तो डिपार्टमेंट का नुकसान है ना हारने में, ऑब्वियस सी बात है, केस हारने में तो किसी का भी नुकसान ही है। तो डिपार्टमेंट कहता है कि मेरा नुकसान ना हो, मैं काम करता हूँ इस बंदे पे रेड ही मार देता हूँ, है ना, मैं इस बंदे पे रेड मार दूंगा तो इसकी सारी चीजें अबेट हो जाएंगी, तो फिर ना बचेगा बास ना बचेगी बांसुरी। तो अब ये क्या कहता है, यहाँ पे रेड ही वो रेड करके अपील को मैं अबेट कर देता हूँ तो मेरे को हारने का कोई दिक्कत नहीं है। तो यार एक चीज बताओ, ये नहीं कर सकते, यही बोला रेड में अबे अपील्स अबेट नहीं होंगी, अपील रिवीजन अबेट नहीं हो सकती, वरना तो हर अपील को खत्म करने के लिए डिपार्टमेंट रेड भी मार देगा। तो ऑब्वियसली अपील नहीं खत्म होगी, ये चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। अब एक बात बताओ, मान लो ये अबेट हुई उसके बाद रिवाइव हो गई, यहाँ पे भी अबेट हुई रिवाइव हो गई। अब अगर ये अबेट होकर रिवाइव हो जाती है तो इनका टाइम पीरियड ऐसा तो है नहीं कि आज ही अबेट हुआ और आज ही रिवाइव हो गया, बिल्कुल नहीं होने का। यार इसमें टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है ना। तो हो सकता है कुछ टाइम लगा जो उस केस में रिवाइवल तक, या बहुत ज्यादा टाइम बचा ही नहीं। अब असेसमेंट के लिए भी तो एक टाइम होता है ना कि यार ये असेसमेंट है, ये रेफरेंस है, कुछ भी चीज है उसके लिए टाइम लिमिट होती है। अब टाइम लिमिट चाहे कितनी भी हो खत्म हो सकती है, तो वो टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर देते हैं। कितना, क्या टाइम लिमिट मिलेगी? अब उनको बोलते हैं अगर ऐसे केस में रिवाइव होके आता है ना कोई असेसमेंट, ऐसे जिंदा मुर्दा जिंदा होके आता है, कब्र में से बाहर आता है, तो उसको नई टाइम लिमिट मिलती है। उसको नई टाइम लिमिट क्या मिलेगी? उसको मिलेगी 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ ऑफ रिवाइवल। जिस साल वो जिस दिन भी रिवाइव हुआ उस दिन, जिस दिन भी रिवाइव होएगा ना उस दिन के एंड ऑफ मंथ से एक साल तक का समय मिलेगा, इतना टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा। या फिर पीरियड जो भी स्पेसिफाई कर रखा है ब्लॉक ब्लॉक असेसमेंट, तो जब भी ये रेड एनल हुई है तो फिर ब्लॉक असेसमेंट में कोई पीरियड स्पेसिफाई करके कि ठीक है तब तक ये जो रिवाइव कर गए हैं आपके असेसमेंट्स, उन असेसमेंट्स को आप इस दिन तक खत्म कर लो। हो सकता है ना उसमें कुछ स्पेसिफाई कर दे, तो वो डेट या फिर एक साल तो मिनिमम मिलना ही है, तो विच एवर इज लेटर, तो एक साल मिनिमम मिलना है। और अगर इसके बाद का भी कोई डेट स्पेसिफाई कर दी गई है तो वो मान ली जाएगी, सिंपल सीधी बात है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये सारा खत्म हो गया ये वाला चार्ट अपना फर्स्ट पेज का। इसके बाद इधर वाले राइट साइड में हम आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं आप इनकम। अब आती है कैलकुलेशंस वाली बात, ये तो हो गई सारी टाइम लिमिट्स प्रोसीजर वगैरह वाली बातें। इधर आते हैं इनकम पे, अब आगे की टेक्निकल बातें। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डिस्क्लोज्ड इनकम जो होगी, जो आप ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुकी है, चाहे रिटर्न में हुई है, चाहे असेसमेंट में हुई है, चाहे किसी अपील में है, चाहे कुछ भी है, तो वो डिस्क्लोज्ड इनकम पे तो नॉर्मल टैक्स रेट जो भी लगना था वो लग चुका, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या होती है? अनडिस्क्लोज्ड इनकम होती है आपकी एसेट, है ना, जो भी मिली इंक्लूडिंग वीडीए, अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट भी मिला वो भी इसमें माना जाएगा। कोई भी एक्सपेंस और इनकम, इनकम अनडिस्क्लोज्ड इनकम तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है ही, है ना, एसेट भी है ही, अब समझ आता है। लेकिन एक्सपेंस कैसे यार, एक्सपेंस कैसे अनडिस्क्लोज्ड इनकम माना जा सकता है? एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, इनकम नहीं है। देखो एक्सपेंस को हो सकता है आपने छुपाया हो, या हो सकता है आपने ज्यादा क्लेम किया हो, इनकरेक्ट अमाउंट क्लेम किया हो। अगर आपने ज्यादा ही एक्सपेंस क्लेम किया ताकि टैक्स बच जाए और अब पता चला कि यार ये तो झूठा एक्सपेंस था, तो वो एक्सपेंस को डिसअलाउ कर दिया जाएगा और इनकम में एड बैक कर दिया जाता है। तो सिमिलरली उसको हम
अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान लेंगे। और ये बोलता है हिडन की बात क्या है, हिडन मान लो मैं 10 लाख रुपए की इनकम भरता हूँ, है ना, मैं इनकम तो 10 लाख रुपए की भरता हूँ और फॉरेन ट्रिप मार के आ रहा हूँ 5 लाख का। अरे कैसे भाई, 10 लाख में तुम घर भी चला रहे हो, बच्चों की स्कूल की फीस भी भर रहे हो और ट्रिप 5 लाख की मार के आ रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये क्या कहते हैं, ऐसे केस में ना ये 5 लाख का खर्चा जैसे बिजनेस के, ये नॉर्मली बिजनेस में होगी, इंडिविजुअल वालों के ऊपर इतनी ज्यादा बड़ी रेट नहीं होती है। तो ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अब 5 लाख रुपए तो मैं छुपाऊंगा ना कि सामने डिपार्टमेंट वालों को पता ना चले, ताकि वो मुझसे सामने से क्वेश्चन ना करे कि ये 5 लाख रुपए कहाँ से आए, ये तो ब्लैक मनी हो सकता है, तो ये 5 लाख रुपए कहाँ से आए ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन ना आए। कहाँ से आए इतने रुपए वाला क्वेश्चन से बचने के लिए कुछ आपने एक्सपेंस छुपाया है और वो एक्सपेंस अब अनअर्थ हो गया है, यानी दिख गया है, तो उस एक्सपेंस को भी अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, और तो और अनडिस्क्लोज्ड इनकम में क्या क्या नहीं आता, ये तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम होती है, क्या क्या नहीं आता, वो एक चीज तो हमने देखी थी, मैंने यहीं पे बता दी थी आपको थोड़ी सी, जब ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि प्रीवियस ईयर की रिटर्न जो फाइल नहीं करी गई है क्योंकि उसकी ड्यू डेट एक्सपायर नहीं हुई थी, तो रिटर्न फाइल नहीं करी गई है, तो देखो डिटरमाइंड इनकम जो प्रीवियस ईयर्स में हुई, एक सेकंड, रिकॉर्डेड इनकम सॉरी, यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया था रिकॉर्डेड इनकम इस पीरियड की ये एक्सक्लूड कर दी जाएगी, ऐसे ही प्रीवियस ईयर की भी जिसकी अगर रिटर्न वगैरह नहीं फाइल करी गई है तो हो सकता है ना कि आपके अनडिस्क्लोज मान लो, तो यहाँ पे एक और बार बोल दिया गया कि रिकॉर्डेड इनकम जो होगी यहाँ की इस पीरियड की जो भी रिकॉर्डेड इनकम होगी उसको भी माना नहीं जाएगा कि वो अनडिस्क्लोज है। देखो यहाँ पे बोलता है रिकॉर्डेड इनकम फॉर प्रीवियस ईयर एंडेड बट आरओआई की ड्यू डेट पास ही नहीं हुई है, तो इसलिए आरओआई भर देगा ना वो रिकॉर्डेड इनकम की, तो इसलिए उसको अनडिस्क्लोज नहीं मानोगे। अनडिस्क्लोज में एक्सक्लूजन के देखो 3 है, एक ये बता दिया, एक ये भी बहुत सिंपल सा है, ये भी बहुत बार बता चुका हूँ, क्या डिटरमाइंड इनकम इन प्रीवियस आरओआई असेसमेंट प्रोसीडिंग रेट एक्सेट्रा, पुरानी कभी भी आपने कुछ भी है, आपने आपकी इनकम डिटरमाइन हो चुकी है, उस पर टैक्स लग चुका है, तो फिर वो डिस्क्लोज ही मानी जाएगी, तो बेसिकली वो डिस्क्लोज मानी जाएगी, यानी कि अनडिस्क्लोज से एक्सक्लूड कर दी जाएगी, है ना। ये दोनों बहुत कॉमन सेंस वाले थे और ये मैं कई बार बोल भी चुका था यहाँ पे। एक ये वाला थोड़ा सा अलग है लेकिन इजी है, अनडिस्क्लोज इनकम में क्या नहीं माना जाएगा, अनडिस्क्लोज कब मानी जाती है, जब आपने रिटर्न नहीं भरी। अब रिटर्न ना भरने के लिए सेक्शन ही बोलता है, यानी है मतलब इनकम टैक्स एक्ट ही अगर बोलता है कि रिटर्न मत भरो इस इनकम के ऊपर, तो फिर वो इनकम को तो हम अनडिस्क्लोज क्यों मानेंगे, सही बात है। कौन सी इनकम होती है ऐसी इनकम जिसपे टीडीएस डिडक्ट हो चुका है और आरओआई रिक्वायर्ड नहीं थी, है मतलब यार याद करो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के लिए हम पढ़ते हैं बहुत सारी उसकी इनकम आती है, जैसे इंटरेस्ट हो गया अलग अलग टाइप से कंडीशंस फुलफिल करके, तो इंटरेस्ट के ऊपर अगर परसेंटेज ऑफ टैक्स जो भी कटना है आपका वो टीडीएस डिडक्ट हो चुका है अगर, तो फिर अगर करेक्ट अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्ट हो चुका है तो फिर ये एनआरएफसी को रिटर्न फाइल ही नहीं करनी पड़ती है, इसको रिटर्न नहीं फाइल करनी है अगर इसकी कोई और अदर इनकम नहीं है। ये मैंने रिटर्न ऑफ इनकम वाले में भी तब बताया था कि यस एग्जेम्पशन मिल जाती है एनआरएफसी को, ठीक है। तो वही चीज है कि जब उसको एग्जेम्पशन मिल गया उसको रिटर्न फाइल नहीं करी थी और टीडीएस भी डिडक्ट हो गया है, तो फिर उस केस में एनआरएफसी को कि उस इनकम को क्यों अनडिस्क्लोज मानोगे, नहीं मानोगे, बिल्कुल सही बात है। स्पेसिफाइड सीनियर हम पढ़ते हैं 144 194 में जब उसके पेंशन पे और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट पे टीडीएस डिडक्ट हो जाता है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, और ये पर्सन कौन है, ये 75 ईयर्स से ऊपर के जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए होता है ये प्रोविजन। तो बोलता है कि अगर और कोई इनकम है ही नहीं तो फिर उस केस में उस बंदे को भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल ही नहीं करनी, तो यार उस इनकम को ऑब्वियसली उस पर टीडीएस डिडक्टेड है तो अनडिस्क्लोज नहीं माना जाएगा, वो तो डिस्क्लोज्ड है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे एक डाउट आ सकता है, अभी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर ना पता है कितना टैक्स लगता है, इसके ऊपर टैक्स लगता है ब्लॉक असेसमेंट में 60% टैक्स लगता है, उसके बाद आपका एचईसी लगता है और उसके बाद उससे पहले आपका सरचार्ज भी लग सकता है, तो 60% प्लस और 50% ऑफ इट, यानी कि 60% का 50% कितना होगा 30%, तो यानी कि 90% से ऊपर ही जाता है टैक्स, है यार। हमने तो पढ़ा था अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट पे, जो भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम एसेट्स वगैरह होते हैं उसपे तो 78% टैक्स पड़ा था, 60% प्लस 25% आपका सरचार्ज और 4% सेस। हमने तो ये पढ़ा था कि 78% टैक्स लगेगा, अब जब हमने ये पढ़ा था तो ये 90% तो मिनिमम आप ले ही आए, उसके बाद सरचार्ज और एचईसी तो और ऐड कर लो, ये क्या चक्कर है, सुन लो ये क्या चक्कर है। ये तब लगता है अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे 78% टैक्स जब कोई सर्च नहीं हुई हो, यानी कि बिना, अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सर्च हुई, रेड हुई, उसके बाद आपका ब्लॉक असेसमेंट हो रहा है, उस केस में अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे 90% तो मिनिमम टैक्स लग ही रहा है ना अनडिस्क्लोज पे, और किसी केस में 90 से कम भी लगेगा, आगे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे अलग सीन है, रेड के बाद अगर टैक्स निकालते हैं वो अलग सीन है अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे, और नॉर्मली बिना रेड के अगर अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिल जाती है और उसके ऊपर टैक्स लगता है तो 78% ही लगता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ले आता हूँ यहाँ पे, ये सारा प्रोविजन खत्म हो गए हैं, इसके बाद मैं आपको ले आता हूँ यहाँ पे, अगर
रिटर्न भर दी। अब देखो अनडिस्क्लोज्ड इनकम की रिटर्न तो भरेगी, है ना? रिटर्न भरने के लिए बोला गया है तो रिटर्न तो भरनी पड़ेगी। नहीं भरोगे तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान ली जाएगी, इस पे ज्यादा टैक्स लगेगा। कैसे? बताता हूँ। रिटर्न भरोगे, अगर रिटर्न में डिस्क्लोज कर दिए, अनडिस्क्लोज्ड इनकम को भी डिस्क्लोज अब की बार कर दिया, रिटर्न में ऐसे बोलता है कि यार ठीक है ले लो, तुमने बोला था ना फायदा क्या होगा, पेनल्टी नहीं लूंगा, तो मैं इसलिए डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ, मेरे से पेनल्टी मत लो, ठीक है? तो डिस्क्लोज कर दिया तो 60% तो टैक्स लगेगा ही लगेगा 113 के अंदर। और तो और यहाँ पे बोला गया है कि सरचार्ज तो लगेगा ही, एचईसी भी लगेगा, ये तो मैंने बता ही दिया। और 50% पेनल्टी लगेगी है, अभी तो बोला था कि डिस्क्लोज कर दो मत, नहीं लगेगी, तो बोलता है नहीं लगेगी। हाँ बिल्कुल नहीं लगेगी, लगती लेकिन नहीं लगेगी अगर आपने टैक्स पे कर दिया और उसका एविडेंस भी दे दिया, यानी चालान नंबर और बीएसआर कोड दे दिया, है ना? आपने टैक्स पे कर दिया और एविडेंस दे दिया, या फिर आप कहते हो कि यार मेरा पैसा और एसेट्स तो आप ले ही गए हो, मैं कहां से पे करूं, एक काम करो मैं डिस्क्लोज कर दे रहा हूं, टैक्स निकाल लो और एडजस्ट कर लो उसी मनी और एसेट से। और तो और तुम एक चीज और बोलते हो कि ये मैं पे करके ये करके आपका पेनल्टी बचा के मैं आगे धोखा नहीं दूंगा। मैं धोखा नहीं दूंगा कैसे? मैं इस इनकम पे जो भी मैंने डिस्क्लोज करी है इसके अगेंस्ट कोई भी अपील फाइल नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। ये मैं पक्का पक्का सरेंडर कर रहा हूँ और बस पेनल्टी मत लगाओ, ठीक है? टैक्स ले लो जो भी तुम लगा रहे हो, 60% भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब लगा रहे हो तो लगा रहे हो, पर पेनल्टी तो बचेगी, बहुत ज्यादा पेनल्टी है, ठीक है? लेकिन एसएससी इतना बेरहम, वो कहता है अरे बाद में जब कर लो जो कर लोगे, मैं तो डिस्क्लोज ही नहीं करूंगा। तो फिर मत कर डिस्क्लोज, नहीं करा डिस्क्लोज, एओ ने खुद ने डिटरमाइन कर लिया। ऐसा वो बहुत सारी चीजें लेके आया है, रेड मार के आया है, उसे बहुत सारी इनकम मिल जाएगी जो आप बहुत अभी भी छुपा रहे होंगे, तो वो डिटरमाइन करेगा। अगर एओ ने डिटरमाइन किया तो 60% टैक्स, सरचार्ज और एचईसी तो लगाएगा ही लगाएगा और 50% पेनल्टी भी लगाएगा। और यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं है, जैसे यहाँ पे बोला गया था ना कि अगर 50% पेनल्टी लगती है तो वो नहीं भी लगेगी अगर ये सब काम कर दिए गए, तो फिर यहाँ पे कोई शर्त नहीं है, कहता है 50% पेनल्टी लगेगी 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 ही लगेगी। 50% किसका? टैक्स का, यानी कि इसका अगर मान लो 1 करोड़ की इनकम निकलती है तो उसका 60% होगा 60 लैक्स, उसका 50% लगेगा। 50% 1 करोड़ जो इनकम है उसका नहीं, टैक्स का 50% है, ठीक है? अब इसके बाद एक चीज और समझो, जब ये इनकम निकलेगी, अब पेनल्टी लगती है, टैक्स लगता है, बोला था इंटरेस्ट लगता है और पेनल्टी। यार पेनल्टी और टैक्स तो पढ़ लिया, इंटरेस्ट नहीं पढ़ा। अब सुनो इंटरेस्ट के बारे में भी सुन लो। इंटरेस्ट कब लगेगा? इंटरेस्ट तब लगेगा अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हो या लेट करते हो, या तो आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी। ये लेट कैसे? मतलब नोटिस में जो भी 60 डेज दिए गए थे, आपने उसको एक्सटेंड करा के 30 और बढ़ा के 90 करा लिए थे, और फिर उसके बाद भी रिटर्न लेट करी या रिटर्न फाइल ही नहीं करी, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ लगेगा। कब से कब तक का लगेगा? पीरियड भी बता दीजिए ना। तो डेट इन नोटिस, डेट इन नोटिस का मतलब यहाँ देखो, डेट इन नोटिस है। इन नोटिस का मतलब क्या हुआ? जिस दिन नोटिस दिया गया रिटर्न फाइल करने के लिए, उस दिन से लेके कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, जब ये असेसमेंट कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा, जिस दिन नोटिस दिया, नोटिस से लेके कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक, या फिर जिस दिन नोटिस में बोला गया था कि आरओआई फाइल कर दो, उस दिन से लेके कंप्लीशन तक। हाँ, बोला गया डेट इन नोटिस, नोटिस के अंदर जो डेट होगी वो तो यार आगे स्पेसिफाई करेगा कि भाई किस दिन भरना है, यानी 60 दिन दे देगा, है ना, एक्सटेंशन दे देगा। तो जो भी दिन दिए होंगे, जो आरओआई की ड्यू डेट है बेसिकली नोटिस में, उससे लेके कंप्लीशन तक है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखो, इन नोटिस है, डेट ऑफ नोटिस नहीं है। नोटिस का डेट ऑफ नोटिस होता है तो बात अलग होती है, डेट इन नोटिस यानी कि वो 60 दिन और 30 दिन का जो एक्सटेंशन होगा उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद से लगेगा, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक लगेगा। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट अगर इसमें लग रहा है तो 234 एबीसी में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और अगर पेनल्टी यहाँ पे लगी रही है 50% की, तो क्या पेनल्टी अंडर रिपोर्टेड इनकम की 270 ए में लगेगी क्या? नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। यानी कि ये टैक्स लग रहा है, ये इंटरेस्ट लग रहा है, और ये टैक्स लग रहा है, पेनल्टी और ये इंटरेस्ट लग रहा है, तो आपके पास पर कोई और इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी कुछ नहीं लगेगा। इन सब के बाद आपका एसेट आपका रिलीज कर दिया जाएगा। वैसे भाई अमाउंट ही इतना है, क्या ही रिलीज करोगे, कुछ नहीं बचेगा, उल्टा और वापस मांगेंगे, पता है। अब देखो एक चीज और, अनडिस्क्लोज्ड इनकम के लिए कि बहुत कॉमन सेंस है। वैसे अगर फर्म का ब्लॉक असेसमेंट हो रहा है तो फर्म के केस में जो इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन देते हैं नॉन वर्किंग पार्टनर को, तो वो तो वैसे भी आप माइनस नहीं कर सकते आरओआई में नॉन वर्किंग पार्टनर का, है ना? तो वहां नहीं कर सकते, तो इसलिए कहता है कि ब्लॉक असेसमेंट में भी आप माइनस नहीं करोगे। अब एक चीज और, ये थोड़ी समझने वाली चीज है, ये तो बहुत सिंपल था कि मान लो ये जो पीरियड है ना, 1920 प्रीवियस ईयर 1920 से लेके प्रीवियस ईयर 24-25 तक में आपने रिटर्न ऑफ इनकम में कुछ लॉस ले रखा था, या फिर उससे पहले से भी कुछ लॉस ले रखा था जो कि चलता आ रहा था, और अगर आप ये इनकम को
जो डिस्क्लोज अब करी है वो ओरिजिनल रिटर्न में डिस्क्लोज करते तो उस केस में वो लॉस का बेनिफिट लेते ना, सेट ऑफ ले लेते, तो आपको वो लॉस का सेट ऑफ मिल जाता और आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये कहता है, एसएससी कहता है कि सुनो मेरा ना लॉस बच रहा है बहुत सारा, सेट ऑफ कर लो यार, ये जो डिस्क्लोज इनकम निकालो बहुत टैक्स लग रहा है इस पे, तो आप वो लॉस सेट ऑफ कर लो प्लीज, और फिर वो टैक्स मत लगाओ, ठीक है, वो लॉस खत्म कर दो मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है बाहर में जा, अरे जब तुम्हें वो बेनिफिट दिया गया था, अगर तुम्हें इतनी बात थी तो कर देते ना डिस्क्लोज, ले लेते ना सेट ऑफ, नहीं देना पड़ता टैक्स आज। लेकिन जो लॉस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड होके आ रहा है उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो अनडिस्क्लोज्ड इनकम के अगेंस्ट में। लेकिन हाँ एक चीज वो बोलता है कि यहां तो मैं कुछ नहीं करने दूंगा, ब्लॉक असेसमेंट में जो भी इनकम निकली है और तुमने खुद ने भी अगर डिस्क्लोज करी है कुछ भी हो, ब्लॉक असेसमेंट में निकली है, मैंने तो रेड मार के निकाली, मैंने मेहनत करके निकाली है, मैं तो इस पे कोई भी आपका लॉस का पानी नहीं फेरने दूंगा, तुमको ये लॉस आगे ले जाओ। अगर ये रेड नहीं होती तो भी तो इस लॉस को आगे ले जाते ना, ले जाओ ले जाओ आगे ले जाओ, जैसा कर रहे थे वैसा करते रहो, ठीक है। अब इसमें तो तुम्हें कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा, आगे ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर्स में ले जाओ। और क्लैरिफाई किया गया कि यार वो भी ना रिमेनिंग पीरियड पे ही जा सकता है, क्योंकि कभी कहें कि है ब्लॉक असेसमेंट हो गया वगैरह वगैरह आगे ले जाने कह रहे हैं तो फ्रेश 15 ईयर्स ले लो, ना 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 रिमेनिंग पीरियड पे ही ले लेना, ये तो बात क्लैरिफाई भी करी गई है, ठीक है। अब ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात। अब टाइम लिमिट्स थी वो असेसी की तरफ से, है ना, ये टाइम लिमिट्स असेसी की तरफ से थी या फिर असेसमेंट वाली थी जो अगर अदर असेसमेंट होता है। अब टाइम लिमिट आती है इस असेसमेंट की, ये ब्लॉक पीरियड कब, ये ब्लॉक असेसमेंट कब तक खत्म करना है। देखो ये हाईलाइटेड पार्ट देखोगे, एक सेकंड में बता देता हूँ। जिस दिन लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन थी, हमारे एग्जांपल के केस में थी 16 ऑफ जून, उसके एंड ऑफ क्वार्टर, यहाँ पे एंड ऑफ क्वार्टर है, देखो ज्यादातर जगह एंड ऑफ मंथ होता है, याद रखो यहाँ पे एंड ऑफ क्वार्टर है, यहाँ पे पहली बार एंड ऑफ क्वार्टर है, मतलब बहुत रेयर ही होता है एंड ऑफ क्वार्टर वैसे, लेकिन हर जगह ज्यादातर एंड ऑफ मंथ आता है अगर ऐसा करना भी होता है। तो यहाँ पे एंड ऑफ क्वार्टर क्या होगा, 30 जून 2025, ये बस एक कोइंसिडेंस है क्योंकि ये क्वार्टर का लास्ट मंथ में एंड हुई है, तो इस वजह से एंड ऑफ मंथ और एंड ऑफ क्वार्टर सेम है, बट याद रखो यहाँ पे एंड ऑफ क्वार्टर ही देखना है हमेशा, ठीक है। एंड ऑफ क्वार्टर से कितना टाइम, 12 महीने, एक साल मिल जाता है इनको। हाँ 143 में भी तो एक साल मिल रहा था, 12 महीने मिल रहे थे, है ना, 143 में भी 12 महीने मिल रहे थे, यहाँ भी 12 महीने मिलेंगे। बस यहाँ पे अंतर ये है कि एंड ऑफ क्वार्टर है, एंड ऑफ ईयर वगैरह नहीं करते, या एंड ऑफ मंथ है, ठीक है। एंड ऑफ क्वार्टर से 12 महीने इन्होंने किए गए हैं। अब इसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ कितनी डेट बनेगी, इसमें एंड ऑफ क्वार्टर ये आया, इससे 12 महीने 30 जून 2026 आया, ओके। अभी 12 महीने को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है क्या, एक्सटेंड किया जा सकता है किसी रीजन से, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। कितने रीजन से, इतने सारे रीजन से, ओ बाप रे। अगर टीपीओ को रेफर किया गया तो 12 महीने, अगर असेसमेंट लग गया था, ब्लॉक स्टे लग गया था ब्लॉक असेसमेंट पे, तो वो स्टे का पीरियड। और ये चीज मैं अभी बताऊंगा, अगर 1990 ए में 1990 ए में कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई थी तो जो भी इन्फॉर्मेशन आने में टाइम लगा है वो टाइम, लेकिन वो भी मैक्सिमम एक साल से ज्यादा टाइम लगा तो उससे ज्यादा आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे। स्पेशल ऑडिट कराने बोला था, इन्वेंटरी वैल्यूएशन कराने बोला था 142 ए में, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने ये ऑडिट वगैरह कराने बोले थे, तो उस ऑडिट को होने में और रिपोर्ट आने में जो टाइम लगा वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, या फिर वो ऑडिट की डायरेक्शन दे दी थी और उस ऑडिट की डायरेक्शन पे एसएससी ने चैलेंज कर दिया था, और उस चैलेंज की वजह से अब ऑडिट हो ही नहीं पा रहा, वैल्यूएशन हो ही नहीं पा रही, तो भी टाइम तो वेस्ट हुआ है ना, क्योंकि जब उसने डायरेक्ट कर दिया था कि स्पेशल ऑडिट और इन्वेंटरी वैल्यूएशन करवाओ, तो उसके बाद से जिस दिन चैलेंज किया एसएससी ने कि, और जिस दिन वो आगे कंटिन्यू कर सकता है ब्लॉक असेसमेंट, तो वो पीरियड तो सारा वेस्ट हो गया। तो बेसिकली ये पीरियड जो भी स्पेशल ऑडिट या इन्वेंटरी वैल्यूएशन लेगा, चाहे रिपोर्ट आए चाहे ना आए, तो जो भी टाइम गया वो गया, तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। वीओ को रेफर किया था 142 ए में, ओ वीओ को रेफर किया था 142 ए में, तो कितने दिन मिलते हैं, 60 डेज मिलते हैं ना वीओ को, 60 डेज देते हैं रिपोर्ट फाइलिंग के, क्योंकि रिसर्च सीजन में थोड़ी सी अर्जेंसी होती है, तो 60 डेज देते हैं, तो वो 60 डेज या जितने भी दिन बेसिकली वो लेगा तो वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। रेफरेंस दिया आपने सीजी को, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, या पीसी को, या सी को, किस वजह से कि भाई विड्रॉ कर लो यार एग्जामिशन 10 11 12 की, ये बंदा डिजर्व नहीं करता 10 11 12 की आपकी एग्जामिशन, और इसे विड्रॉ कर लो, फिर मैं बिना एग्जामिशन के बनाऊंगा। तो बोला था ना, बताया था, वहीं पे बताया था जब ये प्रोविजन समझाया था कि जब भी ऐसा कुछ होगा रेफर किया जाएगा सीजी को, पीसीसी को, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी टाइम ये लेंगे अपना ऑर्डर लेने में, लाने में, क्योंकि उसके आगे असेसमेंट नहीं कर सकते उससे पहले, ऑर्डर आने से पहले, तो जो भी टाइम ये लेंगे वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा 12 मंथ से और आगे, ठीक है। इसके बाद गार में अगर आपने अप्लाई किया कि ये तो मुझे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट लग रहा है, लेकिन गार का जो भी ऑर्डर आया, चाहे उसे लगाया चाहे ना लगाओ, वो भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बार में क्या था ऐसे, यानी कि रिजेक्ट, या तो उसके एडवांस रूलिंग की उसकी एप्लीकेशन पे रूलिंग दे दी, तो रूलिंग जब तक आई तब तक का टाइम तो गया ना एसएससी के पास से, तो वो भी एक्सटेंड, या फिर रूलिंग रिजेक्ट करी तो रिजेक्शन तक का भी टाइम तो गया ही ना, तो वो भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब मैंने एक ये चीज छोड़ी थी यहाँ पे सेक्शन 129, यहाँ पे मैं पहले आपको सेक्शन 129 थोड़ा सा समझा देता हूँ, होता क्या है ना,
कि जैसे एओ चेंज हो जाता है कई बार, भाई एओ रिटायर हो गया या फिर एओ को ट्रांसफर कर दिया कहीं और भेज दिया, किसी और वार्ड में भेज दिया, या फिर एओ का लग रहा है कि ये तो घपला कर रहा है, इस वाले में ये घूस घूस लेके कुछ ऐसे निपटा देगा केस को गलत, तो इसके पास से छीन के केस किसी भी रीजन से दूसरे एओ को दे दिया, है ना? तो इस केस में क्या हुआ, चेंज हो गया एओ, एओ अगर चेंज हो गया तो सेक्शन 129 कहता है कि यार एओ चेंज हो रहा है ना, तो ये थोड़ा प्रीजुडिशियल तो हो सकता है एसएससी को, तो इस रीजन मतलब ये लिखता नहीं है प्रीजुडिशियल, ये जस्ट मैं याद रखने के लिए कर आ रहा हूँ, आपको बोलवा रहा हूँ कि अगर एओ चेंज हो जाता है तो नुकसान तो एसएससी का हो ही सकता है। तो उस केस में क्योंकि हो सकता है ना नए एओ को इतनी चीजें पता ही ना हो, दूसरे एओ को जिसकी पहले वाले को पता थी तो वो गलत सलत निकाल के टैक्स ज्यादा निकाल दे, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एक बार दी जाएगी एसएससी को, जिसको बोलते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते हैं रीहियर होने का मौका मिलेगा, यानी कि एसएससी को अपनी बात दोबारा रखने का, जो पहले बोली गई थी पुराने एओ को, वो वापस से इस एओ से एक बार बातचीत करके उस पेज पे आने का जो कि पुराने एओ के साथ था, रीहियर का मौका दिया जाएगा। तो अब इस केस में एक चीज देखो, कितना टाइम एक्सटेंड कर देना चाहिए भाई, जब केस एओ को ट्रांसफर किया गया नए एओ को, है ना, और एओ ने रीहियर किया, उसके बीच में तो असेसमेंट कर ही नहीं सकता, तो टाइम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ केस से लेके डेट ऑफ रीहियर तक ये टाइम जो था, ये पीरियड एक्सक्लूड कर देना चाहिए, और जो कि कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे हम वापस से, यहाँ पे क्या बोलता है, एक्सटेंशन हमने यहाँ एक तो ये पढ़ लिया, एक चीज का और एक्सटेंशन है, चीज बताओ, जब मैंने बताया था ना 158 बीसी का जब नोटिस देगा उसमें 60 डेज तक दे सकता है, और किसी रीजन की वजह से जब ड्यू डेट ना निकली हो और जब ऑडिट एप्लीकेबल ऑडिट हुआ ना हो पिछले साल का, तो फिर उसके इसमें 30 डेज मैक्स का एक और एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर वो 30 डेज का एक्सटेंशन मिला तो यार एक चीज देखो ना, यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन के बाद जितना टाइम है उसमें 30 डेज और चले गए हैं, है ना? 12 मंथ्स तो दिए गए थे 60 डेज के अकॉर्डिंग, अभी 30 डेज और चले गए, तो क्या करें, 30 डेज का एक्सटेंशन दे दें? हाँ दे दो। क्या बोलता है, अगर एक्सटेंशन दिया गया रिटर्न में, है ना, रिटर्न के लिए, तो 30 डेज मोटा मोटी एक महीना, तो एक महीना यहाँ भी एक्सटेंड हो जाएगा। कैसे? बोलता है कि फिर आपकी टाइम लिमिट जो है 12 मंथ्स की जगह 13 मंथ्स देखी जाएगी एंड ऑफ क्वार्टर से ऑफ लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन, यानी कि ये 12 की जगह 13 हो जाएगा, बेसिकली एक महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा उस चीज के लिए। ये बातें बहुत घुमा फिरा के लिखते हैं। इसके बाद क्या बोलता है, अब एक और सेम चीज समझो कि ये तो हो गई टाइम लिमिट, ये हो गई एक्सक्लूजन्स। अब इसके बाद यहाँ पे आपकी रेड खत्म हुई थी, उसके 2 महीने बाद ही मोटा मोटी, ये देखो 2 महीने बाद ही, जून में रेड खत्म हुई, अगस्त में 2 महीने बाद एक और रेड हो गई। अब ये जो एक और रेड हुई है, इसका ब्लॉक असेसमेंट कब खत्म करोगे? इसका एंड ऑफ क्वार्टर क्या होगा? इसका एंड ऑफ क्वार्टर होगा 30th ऑफ सितंबर 2025। यहाँ से एक साल 12 महीने देखोगे तो आएगा 30th ऑफ सितंबर 2026। तो इस रेड का, ये जो रेड यहाँ स्टार्ट हुई है, यानी यहाँ खत्म हुई है, ये यहाँ खत्म हुई है, इसका पीरियड यहाँ तक खत्म होगा। लेकिन अब एक चीज बताओ, क्या एक असेसमेंट चलते हुए, एक ब्लॉक असेसमेंट चलते हुए दूसरा ब्लॉक असेसमेंट चल जाएगा? क्या बोलता है, क्या बोलोगे कि क्या ऐसा करें, दूसरी रेड हो गई तो ब्लॉक पीरियड नया मिल गया, तो अगर जो दूसरी रेड हो गई ब्लॉक पीरियड नया मिल गया, तो दूसरे जो असेसमेंट चल रहे हैं अदर असेसमेंट अवेट कर दो, पुरानी वाली ब्लॉक असेसमेंट को अवेट कर दो। क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, अरे 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 बाप रे ये क्या हो गया? तो इन्होंने बोला नहीं, अदर असेसमेंट्स में अदर देन ब्लॉक असेसमेंट बोला गया है, यानी कि कोई ब्लॉक असेसमेंट ही चल रहा है, ऑलरेडी ब्लॉक असेसमेंट ही चल रहा है यहाँ पे, और अदर रेड में भी क्योंकि ब्लॉक असेसमेंट शुरू करना है, तो नए ब्लॉक असेसमेंट की वजह से पुराना ब्लॉक असेसमेंट खत्म नहीं होगा। नया ब्लॉक असेसमेंट शुरू तब होगा जब पुराना वाला खत्म हो जाएगा, उसका ऑर्डर बन जाएगा। यानी क्या बोलता है, असेस कब करोगे, अनदर सर्च का असेसमेंट कब होएगा? वो असेसमेंट होएगा आफ्टर कंप्लीटिंग प्रीवियस सर्च ब्लॉक असेसमेंट, जब पुराने वाले सर्च का ब्लॉक असेसमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद ही नया ब्लॉक असेसमेंट शुरू करोगे। ठीक है, अब नया ब्लॉक असेसमेंट में क्या होगा यार, उसमें भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकलेगी, है ना? तो उसमें क्या, अब उसमें ना जब अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकलेगी तो पुराने वाले असेसमेंट में जो भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकली थी उसको नए वाले के लिए डिस्क्लोज्ड मान लिया जाएगा और उस पर वापस से टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस थी बट बता दिया फिर भी। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, बट एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे ये इस दिन खत्म नहीं हो पाया, 15 दिन भी लेट हो गया, जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया 36 2026 को खत्म होना था, लेकिन ये 15th ऑफ जुलाई 2026 को खत्म हो गया पुराना वाला, तो फिर नए ब्लॉक असेसमेंट के कितने टाइम मिला, कितना? नए ब्लॉक असेसमेंट के लिए आप देखोगे जुलाई से लेके सितंबर तक, यार ये तो 2.5 महीने ही मिल रहे हैं। अब 2.5 महीने में कैसे होगा, ये बोलते हैं 3 महीने से अगर कम मिल रहा है ना, अगर 3 महीने से कम मिल रहा है तो 3 महीने दे दो, 3 महीने से कम मिल रहा है तो 3 महीने दे दो यार, इतना तो चाहिए टाइम। ठीक है, 3 महीने दे दो, ठीक है, तो यहाँ से 3 महीने बना दे, नहीं सुनो, यहाँ से पहले एंड ऑफ मंथ पे आओगे, यहाँ से पहले एंड ऑफ मंथ पे आओगे, उसके बाद 3 महीने दोगे। ठीक है, तो जैसे कि 15/7 को खत्म हुआ तो 31/7 को आ जाओगे और 3 महीने दे दोगे, यानी कि 31/10, मोटा मोटी 15 दिन का पुराने वाले में डिले हुआ
पुराने वाले में 15 दिन का डिले हुआ तो इस केस में इसको एक्सटेंशन टोटल 1 महीने का मिल गया, राउंड फिगर हो जाएगा बेसिकली इससे, है ना। अगर 2.5 महीने का एक्सटेंशन लेट हुआ पुराने वाले में तो यहाँ पे एक्सटेंशन 3 महीने का मिल जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगी। बेसिकली 3 महीने तो देने ही देना एंड ऑफ मंथ से, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे, एक चीज आती है कि अगर ये जो रिटर्न फाइल करेंगे ना, अभी ये सब खत्म हो गया, बहुत ही मतलब अब ब्लॉक असाइनमेंट ऑलमोस्ट एंड ही है। रिटर्न फाइल होती है ना जब, अब रिटर्न जो फाइल होगी उसको माना जाएगा वो 139 में फाइल हुई है नॉर्मल रिटर्न की तरह। तो एक बात बताओ, नॉर्मल रिटर्न को तो हम रिवाइज कर सकते हैं, तो क्या इसको भी कर सकते हैं? इसको रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर बोलता है नॉर्मल रिटर्न पे तो इंटीमेशन भी आती है 143(1) की, क्या इस पे भी आएगी? नहीं नहीं। तो नॉर्मल रिटर्न पे तो 143(2) में स्क्रूटिनी असेसमेंट हो सकता है, इस पे हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, क्योंकि यार ये भी तो एक रिटर्न ही है ना, उसको भी एक बार वेरीफाई कर लो, है ना। तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं, स्क्रूटिनी असेसमेंट हो सकता है। अब ये बोलता है इसके ऊपर 148 का भी असेसमेंट हो सकता है क्या? नहीं नहीं, और 148 का असेसमेंट नहीं होगा। और ये क्या है 148 का असेसमेंट? अभी बस कल ही ये सेक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। 148 का भी असेसमेंट नहीं होगा। इसके बाद ये बोलता है 144C में डीआरपी, क्या डीआरपी पे जा सकते हैं? नहीं, नॉट अलाउड। अब ये क्या है ये आपको थोड़ा ना असेसमेंट वगैरह वाले उसमें असेसमेंट के बाद सॉरी अपील वाला जो प्रोसीजर होता है उसमें समझ में आएगा, क्योंकि ये आफ्टर ऑर्डर वाले एक्शंस होते हैं। तो ये बोलता है कि इस रिटर्न के अगेंस्ट में, या मतलब सॉरी ये जो असेसमेंट आएगा ऑर्डर उसके अगेंस्ट में डीआरपी पे नहीं जा सकते। कहाँ जा सकते हो, कैसे कर सकते हो वो चीज अलग है, लेकिन डीआरपी पे नहीं जा सकते, वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है डीआरपी पे तो नहीं जा सकते, बाकी असेसमेंट आपका जैसा वो बाकी अपील वगैरह जैसी होती थी वैसे हो सकती है, बस डीआरपी वाला नहीं मिलेगा। क्या है ये समझ में आ जाएगा, अभी बस इसे सुन के छोड़ दो। ज्यादा दिमाग मत मारना, वरना कहोगे बेकार टीचर है कुछ नहीं पढ़ा रहा। अरे भाई जब ये चैप्टर जिस चैप्टर में है उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आता है, एक चीज बताओ, एओ को कुछ बुक्स मिली थी रेड के समय पे, अदर पर्सन भी जो कि आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन था, अगर ऐसे बुक्स मिली थी आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन वाले में तो क्या होएगा? जब ये बुक्स मिली उस केस में उसके पास 60 डेज थे, लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन से 60 डेज थे कि नए उधर जिस एओ का ज्यूरिसडिक्शन है उस एओ को भेज दो। तो अब वो जो दूसरा वाला एओ है वो क्या करेगा? क्या करेगा यार? वो भी ब्लॉक असेसमेंट करेगा। ओ, वो भी ब्लॉक असेसमेंट करेगा, सेम जैसे इसने किया वैसे करेगा। हाँ एकदम सेम। लेकिन एक बात तो बताओ, बस दो डिफरेंसेस है, बस दो डिफरेंसेस है। क्या है? बस वो डिफरेंस बता देता हूँ। देखो सेंड करेगा एओ विद इन 60 डेज फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन बिल्कुल करेगा। तो दो डिफरेंस दूसरे वाले एओ के लिए क्या आते हैं वो बता देता हूँ, और फिर उसके बाद बाकी सारा प्रोसीजर सेम टू सेम जैसा इसके लिए था वैसा होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं लिखा, सिर्फ डिफरेंस निकाला और वही लिख दिया। डिफरेंस क्या होता है? एक तो ब्लॉक पीरियड, देखो अपने वाले के लिए ब्लॉक पीरियड हमने देखा लास्ट 6 ईयर्स और करंट ईयर लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन तक, है ना। तो नए वाले के लिए क्या होगा? नए वाले के लिए होगा कि अगर देखो दो चीजें पे डिपेंड करता है, वैसे तो सेम होगा, जो भी रेड हुई जिस एओ ने भेजा उसके लिए जो ब्लॉक पीरियड है वही अदर पर्सन के लिए भी ब्लॉक पीरियड होगा। लेकिन एक चीज बताओ, मान लो ऐसा हो जाए कि वो पर्सन इतना ज्यादा फैला हुआ बिजनेस था उसका, इतना ज्यादा काला धन फैला हुआ था कि एक रेड से आया तो ठीक है, उस रेड के हिसाब से ही जो भी ब्लॉक पीरियड है वही उसका मान लिया जाएगा। लेकिन अगर एक से भी ज्यादा रेड से आया, यानी ए पे रेड हुई, सी पे रेड हुई और बी पे भी रेड हुई, ए बी सी पे रेड हुई और ई के डॉक्यूमेंट्स तीनों के पास मिल गए, अरे भाई ई के पास तो बहुत ही काला धन है, ए के पास भी रखा है, बी के पास भी, सी के पास भी, तो ए ये डी के पास वो ई के असेस एओ के पास जो डॉक्यूमेंट्स आए, जो एसेट्स आए, जो बुक्स आई, वो एक से ज्यादा रेट्स आई, वो ज्यादा रेट्स आई हैं, तो फिर कौन सा ब्लॉक पीरियड माना जाएगा? अब देखो तीन रेड हुई थी, ए बी सी। अब ए बी सी में से जिसकी भी लास्ट रेड हुई, मान लो बी की लास्ट एंड हुई है, लास्ट एंड बी की रेड हुई है, तो जो भी बी की रेड होगी जो कि लास्ट एंडेड है उसका जो ब्लॉक पीरियड होगा वही अदर एओ का भी ब्लॉक पीरियड माना जाएगा, अदर एसएससी का, ठीक है। एक टाइम लिमिट की बात होती है। अब एक चीज बताओ यहाँ पे, यार 12 महीने मिल रहे थे जिस तरह से, तो अगर लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन से 60 दिन तो एओ को ट्रांसफर करने में मिल रहा है, तो अगर ये सेम पीरियड दे दोगे, अगर उस वाले एओ को भी सेम पीरियड बोल दोगे कि हाँ इसी पीरियड में खत्म करना है, तो यार इसको तो 60 दिन का तो एटलीस्ट लॉस हो ही जाएगा। अगर जो भी टाइम पुराने वाले एओ ने लिया तो खिंच के तो नए वाले एओ से आ जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं नए वाले एओ के लिए 12 मंथ्स ही बोला, 12 मंथ्स ही बोला, एंड ऑफ क्वार्टर ही बोला, लेकिन लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन के एंड ऑफ क्वार्टर से 12 मंथ्स नहीं बोला। उन्होंने बोला जब भी नोटिस अंडर सेक्शन
158 बीसी यानी कि ये जो रिटर्न फाइल करने का, रिटर्न आईटीआर बी फाइल करने का जो नोटिस था ना, वो नोटिस जब वो नोटिस भेजेगा उसके बाद से एंड ऑफ क्वार्टर और उससे 12 मंथ्स देखोगे, वो होएगा अनदर एओ का टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक असेसमेंट, रेड और सब कुछ आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद बस एक इनकम एस्केपिंग असेसमेंट बचता है और थोड़े बहुत छोटे मोटे टॉपिक्स बचते हैं। 2-3 लेक्चर्स मुश्किल से और लगेंगे, क्योंकि मैं छोटे लेक्चर से ले रहा हूँ, वरना तो एक लेक्चर का भी समान काम है नहीं। मतलब बड़े जो होते हैं ना, जैसे टीचर्स के जैसे 3-3 घंटे के, ऑब्वियसली बड़े लेक्चर्स रेगुलर वाले, उसमें तो एक लेक्चर का भी काम नहीं है। ये मेन आपका ये वाला ही टॉपिक बच रहा है बस। इसके बाद आते हैं अब कुछ क्वेश्चंस पे, ऑब्वियसली, है ना। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 37 छोड़ दिया था कल, क्योंकि वो ब्लॉक असेसमेंट का था, तो वो कवर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, एक पर्सन डिक्लेयर कर रहा था इनकम 10 लाख से 15 लाख के बीच में रखता था हर साल, और लास्ट 10 इयर्स के लिए रखता था। तो 2025 में ना रेड हो गई है, इसके ऊपर सर्च हो गई। तो जब सर्च हुई है 2025 के अंदर, और ये रिसर्च कितनी चली है, वाह वाह वाह, तो एओ को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि रिवील करते हैं कि 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अपनी बेटी की शादी में। हो भाई साहब, 10-15 लाख कमाने वाला बंदा 5 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर सकता है? कुछ तो गड़बड़ है गया। तो इस केस में क्या होगा, और ये भी 2019 में, यानी कि देखो 2025 में अगर लास्ट 10 इयर्स यानी कि 2015 से तो 10-15 लाख ही भर रहा है ना, तो जब 2015 से 10-15 लाख पढ़ रहा है, तो 2019 में 5 करोड़ कैसे खर्च कर दिए? तो ये बोला गया है कि इसके लिए क्या किया, एओ ने नोटिस भेज दिया 148 में। वो 148 क्या है वो तो पता ही नहीं है, लेकिन एक चीज बताओ, वो नहीं भी पता तो कॉमन सेंस, सर्च हुई है तो यार क्या होएगा, ब्लॉक असेसमेंट होएगा ना 158 में। 148 कहां से आ गया, 158 बीसी का नोटिस जाएगा। 158 बीसी का नोटिस भेजो ना, 148 का क्या भेज रहा हूँ हमें नहीं पता 158 क्या है, लेकिन फिर भी 158 बीसी का नोटिस जाना चाहिए। ये तो गलत किया है, तो यही बोलता है यहाँ पे कि जब भी रेड हुई है ऑन और आफ्टर 19/2024, यहाँ पे डेट दी गई थी। डेट का महत्व यही है, डेट थी 2025 की, तो 19/2024 के बाद अगर रेड हुई है तो फिर ब्लॉक असेसमेंट से ही कैलकुलेट किया जाएगा, ब्लॉक पीरियड इसका बन जाएगा, है ना। ब्लॉक पीरियड इसमें बता दिया कि ये बनेगा, और ये बोला कि नहीं यार 148 नहीं दे सकते, एओ 148 का नोटिस नहीं इशू कर सकता, उसको 158 बीसी का ही नोटिस देना पड़ेगा, और रिटर्न फाइल करवाएगा ब्लॉक पीरियड के अनडिस्क्लोज्ड इनकम की। और ये जो अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंस है 5 करोड़ का, इसको ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान लेगा ब्लॉक असेसमेंट में। अब इसके बाद आते हैं अगला ब्लॉक असेसमेंट का क्वेश्चन जो आता है आपका यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने कल कर लिया था। आगे आते हैं क्वेश्चन 40 से। यहाँ पे क्या आता है, देखो अब ये एमसीक्यूज है, ये केस सिनेरियो है, तो इस केस में हम हमेशा हमेशा ये कहते हैं, पहले आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पढ़ लो। एमसीक्यू में क्या पूछता है, ब्लॉक पीरियड बताओ। अच्छा, ब्लॉक पीरियड जानना है तो यार इसके लिए तो हमें कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। क्या बोलता है यहाँ पे, सर्च जो है 10/12/2024 से लेके 18/12/2024 तक चली। यहाँ पे मैंने यही लिखा 18/12/2024 तक चली, तो ये पीरियड तो अपना आ ही जाएगा, और लास्ट के 6 ईयर्स आ जाएंगे। और ये लास्ट के जो होते हैं 6 ईयर्स प्रीवियस ईयर होता है, तो प्रीवियस ईयर 18-19 से है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 18-19 नहीं है यार। 18-19 तो ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इन्होंने ये क्या लिखा है, ये असेसमेंट ईयर लिखा है, ध्यान दो ध्यान, यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखा है, यहाँ प्रीवियस ईयर होता है, तो प्रीवियस ईयर 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20, तो 19-20 असेसमेंट ईयर सही रहेगा। तो ए और बी हो सकते हैं, बी और सी तो, बी और डी तो बिल्कुल गलत है, ए और सी में से कोई सा सही आंसर हो सकता है। अब ए और सी में से कौन सा सही आंसर होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये रहेगा ही रहेगा असेसमेंट ईयर, बिल्कुल ठीक है। करंट ईयर में भी ये कितना रहेगा, करंट ईयर का पीरियड 18-12 तक, यहाँ 10-12 लिखा है, ये स्टार्ट डेट लिखी है, बिल्कुल गलत है, 18-12 सही है, तो यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद बोलता है ब्लॉक असेसमेंट के लिए कुछ ओपिनियन जानने हैं। अच्छा, पढ़ लेते हैं पहले। बोलता है पेंडिंग असेसमेंट जो थे वो 143 के अवेट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पेंडिंग असेसमेंट कंटिन्यू रहेगा, नहीं नहीं गलत है, तो बी 2 गलत है, 1 सही है। टोटल इनकम जो दे रखी है ये नॉर्मल, टोटल इनकम के बारे में क्या बताया आप पढ़ लेते हैं एक बार जरा। टोटल इनकम 105 की। अब देखो इस केस में ना आप यहाँ पे नंबर सर्च करो, बस नंबर एक ये मिला, एक जैसे यहाँ मिला, लेकिन ये 1.05 कुछ नहीं है, यहाँ पे मिला एक नंबर, ये बोलता है 1.05। ओ पकड़ लिया, एओ को ना, एक एओ ने डिटरमाइन करी 1.05 की इनकम, और उस पर टैक्स लगाया, है ना, टैक्स तो लगाया लगाया, इंटरेस्ट जो लगाया वो 2% लगाया, या गलत है, इंटरेस्ट तो 1.5% लगाना चाहिए था, ये 2% भी लगा दिया ब्लॉक असेसमेंट के केस में। चलो देखते हैं, यहाँ पे बोलता है टोटल इनकम पे नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। 60% लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सरचार्ज और सेस भी लगेगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोलता है यहाँ पे पेनल्टी 270 एक ही लगेगी, एप्लीकेबल, नहीं 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 गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सही निकला, बस फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, यही यहाँ पे आंसर आ जाता है, फर्स्ट और फोर्थ सही है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछता है, यहाँ पे पूछता है इंटरेस्ट सही लगाया गया, नहीं इंटरेस्ट देखा था ना ऊपर 2% लगा दिए थे, गलत है। 2% गलत है, 1.5% सही है, 1% गलत है, 1.5% सही है। अब लेकिन बी और सी, डी में से कौन सा सही होगा, कैसे देखोगे, आगे पढ़ोगे तो देखोगे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज से लगेगा, है ना, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, ठीक है। फिर कंप्लीट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, एंड हो रहा है कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट पे, और ये एंड हो रहा है जब रिटर्न फाइल कर दी। कौन से रिटर्न फाइल कर दी, भाड़ में जाए, हमें नहीं जानना, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट पे ही एंड होएगा, तो यानी कि बी आंसर सही है, डी गलत है, ठीक है।
इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, यहाँ बोला गया है ये क्या, ये फिर से कोई एमसीक्यूज आ गया, एमसीक्यू आ गया तो सबसे पहले एमसीक्यू पढ़ो। यहाँ पे भी ब्लॉक पीरियड जाना गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, छोड़ दो, मतलब करा दिया है तो मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ, खुद एक बार प्रैक्टिस कर लो जाए। पेंडिंग प्रोसीडिंग के बारे में बोला गया कि अबेट होगी क्या, यहाँ पे यही मैंने बताया था ना वो फुट नोट में, अपना ऑथर्स नोट में, कि असेसमेंट है होके हो जाएगी, अपील नहीं होगी तो ये गलत है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है, असेसमेंट हो जाएगी, रीअसेसमेंट हो जाएगा, रिवीजन नहीं, रिवीजन अपील कुछ नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, यार होएगा ना, असेसमेंट होएगा ना डिबेट, तो बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि 132 में वो सॉरी सर्च हुई है और उसको वॉइड कर दिया गया, जब वॉइड कर दिया गया तो अबेट होगी क्या, हाँ। जो देखो ये बोलता है रिमेन इनवैलिड, अरे नहीं यार, अबेट वाली इनवैलिड क्यों रहेगी, रिवाइव हो जाएगी, प्रोसीड हो सकती है रेगुलर प्रोविजंस में, बिल्कुल सही बात है। न्यू सर्च होगी, बिल्कुल नहीं। ब्लॉक असेसमेंट कंटिन्यू करेगा, बिल्कुल नहीं। जब रेड ही खत्म, रेड को ही अबेट कर दिया गया है, तो रेड को ही एनल कर दिया गया है, तो फिर ब्लॉक असेसमेंट किस बात का। टाइम लिमिट की बात करता है, टाइम लिमिट क्या मिलेगा, देखो यहाँ तक क्वेश्चन सारे बिना स्टडी पढ़े हो गए, बस एक के भी आपको ब्लॉक पीरियड वाले के लिए पढ़ना पड़ेगा। हो जाते हैं यार ऐसे, सच में केस स्टडी ऐसी सॉल्व हो जाती है। और मैंने ये चीज अपने एमसीक्यू बुकलेट वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से सिखाई है कि कैसे कम से कम ऊपर पढ़ के आप आंसर सॉल्व कर सकते हो और कितनी जल्दी से जल्दी टाइम में कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और वो वीडियो आपको 2.5 घंटे में दोनों पार्ट है और आपका 35 केस स्टडी पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। और पता है जैन 26 में मेरे अटेम्प्ट में 39 केस स्टडीज में से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आए थे, 20 मार्क्स के, भाई साहब बहुत एमसीक्यूज आते हैं एमसीक्यू बुकलेट से। और सिर्फ डीटी में नहीं, सब सब्जेक्ट्स में आते हैं, तो करने चाहिए। और डीटी में करना है तो किसके देखने हैं, मेरे मेरे देखो देखो फास्टेस्ट कराए हैं पूरे यूट्यूब पे, है ना। तो यहाँ पे टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट कंप्लीट होने की पूछी है, तो यार इसके लिए तो देखो थोड़ा ऊपर देखना पड़ेगा। यहाँ पे बोलता है, पहले ही पढ़ लेते हैं 2-3 लाइन में, तो यहाँ पता चलता है सर्च लास्ट करी है 30th ऑफ सितंबर 2024। अच्छा, तो एंड ऑफ क्वार्टर से 12 महीने देख लेंगे। अब यहाँ ये तो खुद ही एंड ऑफ क्वार्टर है, तो इसमें तो क्या एंड ऑफ क्वार्टर आएगा, और इससे 12 महीने देखेंगे तो यानी कि 30th ऑफ सितंबर 2025। तो यहाँ पे अपनी डेट जो होती आती है वो 30th सितंबर 2025 आ गई। पेनल्टी की बात करी है एडिशनल अनडिस्क्लोज इनकम के ऊपर, ओ एडिशनल अनडिस्क्लोज इनकम अभी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोलता है डिक्लेयर करी थी अनडिस्क्लोज इनकम रिटर्न में 13 करोड़, और एओ ने डिटरमाइन करी एडिशनल अनडिस्क्लोज इनकम 2.5 करोड़। अब इस 2.5 करोड़ के ऊपर ऑब्वियसली 60% आपका टैक्स लगेगा, उस पर सरचार्ज एचईसी लगेगा, और उसका 50% आपका आपका पेनल्टी लगेगी, ठीक है। यहाँ पे इसका 50% पेनल्टी, ओके। अब इसके बाद क्या बोलता है, यहाँ पे आंसर में आ जाते हैं हम वापस से। आंसर में क्या कहता है, देखो 100% तो गलत कर देंगे, 50% 50% में। अब देखो 13 करोड़ भी गलत है यार, 13 करोड़ तो नहीं लगेगा ना, वो तो डिस्क्लोज थी। 13 करोड़ नहीं, यहाँ पे 2.5 सीआर वाला पे लगेगा, 2.5 सीआर लगेगा, तो यानी सीडी सही हो सकता है। अब सीडी में एक चीज देखो, ये जो 50% कर रहा है, ये तो इनकम का 50% कर रहा है, गलत है ना। 50% इसका 60% होएगा, यानी कि ये पहले 2.5 करोड़ का 60% होएगा, उसका 50% होएगा, वो अमाउंट आएगा अपना सी में, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 42 वाला देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ते हैं हम पहले, क्या रिटर्न रिवाइज करी जा सकती है, जो ब्लॉक रिटर्न भरी जाएगी, नहीं रिवाइज नहीं करी जा सकती। इसके बाद ये देखो बी सी डी और ई, ये एकदम सेम है अभी जो करें हमने, ये लास्ट देख लो आज का क्वेश्चन, और फिर इसके बाद वाला लेक्चर खत्म करते हैं, फिर हम कल मिलेंगे। इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपील कर सकता है क्या, बोला था ना आएगा, अभी इसी लेक्चर में आएगा। अपील कर सकते हैं क्या, वो डीआरपी वाला तो मना किया, वो डीआरपी वाला तो नहीं होएगा, लेकिन अपील तो हो सकता है ना ब्लॉक असेसमेंट ऑर्डर पे भी। ऑर्डर तो ये भी गलत हो सकता है ना, अगर हो सकता है तो एक्सप्लेन करो और प्रोसीजर बताओ। हाँ हो सकता है, किसके पास होएगा, सीआईटी अपील के पास करेंगे और 30 डेज में करेंगे। अच्छा क्या है, आपने तो अपील वाला चैप्टर पढ़ा है नहीं है, इतना कैसे बता रहे हो, 30 डेज तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन सीआईटी अपील कैसे मैं बता रहा हूँ, और आप कैसे याद रख सकते हो वो मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखो, ये जो ऑर्डर आता है, यहाँ पे जब ये डिमांड ऑर्डर आता है, ये किसके अप्रूवल से आता है, ये आता है एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, या इनके अप्रूवल से, ठीक है। जब ये इनके अप्रूवल से आ रहा है, ओके ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे किसके अप्रूवल से, इधर इनके अप्रूवल से। जब इनके अप्रूवल से आ रहा है, तो क्या जेसीए पे अपील कर सकते हैं, नहीं, इनके बगल वाले का तो अप्रूवल से आ रहा है, तो इस पे नहीं कर सकते। इनके सीनियर पे कर सकते हैं, हाँ, इनके सीनियर कौन है अप्रूवल अपील करने के लिए, सबसे पहले है सीआईटी अपील, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप सीआईटी अपील पे करोगे, और अपील रिवीजन वाले चैप्टर में आप पढ़ लोगे सीआईटी अपील को, अगर अपील करनी है तो आपके पास 30 दिन मिलते हैं। तो यही यहाँ पे आंसर दिया गया है, और अब आपको याद भी हो जाएगा लॉजिकली कि सीआईटी अपील के पास क्यों जा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली, ओके। तो मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, टाटा बाय बाय।